हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। काफ़ी दिन से हमारी क्लास नहीं हुई थी। अब नियमित समय पर 9:30 बजे और 10:30 10 उस तरह से हमारी 160 वाली क्लास भी होगी। और इंग्लिश की क्लास जो निर्धारित समय पर हो रही है उसको भी हम शुरू कर रहे हैं। तो सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर जो 9:30 बजे क्लास होती थी रात्रि प्रतिदिन, उसके लिए तैयार हो जाएगा। रेडी? आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 29 और 30। रेडी? आपने कहा है कि नारेबाजी से कोई काम नहीं बनता। क्या मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा नारे का प्रयोग कौन करता है? व्यवसायी वर्ग ही ऐसा करता है। उनके विज्ञापन भी ऐसा करते हैं। एक ऐसे देश में जहां ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, विज्ञापन एक ग्रहणशील समाज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत बढ़ाते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए मांग पैदा करते हैं जिनके बिना भी हमारा काम भली भांति चल सकता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि ऐसा अन्य देशों में होता है और इससे हमारे यहाँ लोग ज़्यादा कमाना चाहते हैं। इसलिए यह कहना व्यावहारिक नहीं है कि व्यवसाय अगर आज ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो यह चीज़ों को देखने का व्यावहारिक तरीका मात्र है, और वह एक मात्र तरीका यह है कि भारत के नव निर्माण में कैसे अधिकाधिक लोगों का सहयोग लिया जाए। और लोग ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ न्याय और औचित्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अगर मैंने कुछ कठोर शब्द कहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि मेरी नीयत ऐसा करने की नहीं थी। यद्यपि मैं यह जरूर कहूँगी कि आपके दोनों भाषण बहुत भड़काने वाले थे, परंतु मैं यह कहना चाहूँगी कि मुझे औरों पर आरोप लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपने जो प्रमाण मुझे दिए हैं उनमें से एक भी ना तो हमारे देश के बारे में है और ना उद्योगों की स्थिति के बारे में सही और यथार्थ जानकारी पर आधारित है। मैं मानती हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता की वास्तविक रूप से आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि केंद्र निर्णय ले कि प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए, लेकिन मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूँगी कि आपने तथ्यों को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना चाहा है और जिस तरह आप लगातार केंद्र सरकार से टकराव का रास्ता चुन रहे हैं, उससे ना तो संबंध ही अच्छे बनेंगे, न निर्णय शीघ्र लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष जी, आपने पक्षपात का वर्णन किया है। अब सिर्फ गुजरात का मन रखने के लिए मैंने संस्थापित नीति के विरुद्ध जाकर बॉयलरों के आयात की बात
मान ली, लेकिन आपकी सरकार ने कहा कि अगर उन्हें बॉयलर मिल जाए तो उनका काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। वह कैबिनेट की इच्छा के विरुद्ध किया गया। यह मेरी भी अंतरात्मा के निर्णय के विरुद्ध था, लेकिन गुजरात ने कहा, आप हमारी चीज़ों को रोक रही हैं। इसलिए मैंने कहा, तो ठीक है, उनको कर लिया जाए। हालांकि उससे हमें कुछ अर्थों में हानि हो सकती है। फिर क्या हुआ? हुआ यह कि उन्होंने आयातित बॉयलरों का प्रयोग नहीं किया। अगर हमने स्वयं अपने यहाँ उन्हें बनाने का फैसला किया होता तो वे उपयुक्त समय पर तैयार हो सकते थे। मैं गुजरात को दी गई सहायता के ब्यौरे में नहीं जाऊंगी। 2 या 3 दिन में मैं इन दोनों एसोसिएशनों को ब्यौरा भेजने को तैयार हूँ और वे आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे आरोप लगाना चाहते हैं जैसे केंद्र गुजरात के साथ भेदभाव बरत रहा है, तो मुझे आशंका है कि वे आंकड़े आपकी सहायता बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना किसी भी आधार के आरोप लगाते हैं तो आपकी बात कोई भी गंभीरता से नहीं ले सकता। कुछ हद तक केंद्र सरकार राज्यों के प्रति भेदभाव रखता प्रतीत होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल बैठकर विचार करें तो वे अगर 1000 नहीं तो 100 ऐसे मामले आपको ज़रूर दिखाएंगे जिनमें हमने गुजरात की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के प्रति ज़्यादा भेदभाव दिखाया है। हम कंट्रोल के लिए कंट्रोल नहीं चाहते। कंट्रोल तभी आएगा जब हम महसूस करेंगे कि किसी चीज़ को अनुचित दाम में लाया जा रहा है, जिससे जनता को नुकसान पहुंच रहा है। कम्युनिस्ट या जनसंघ अथवा स्वतंत्र पार्टी की तरह मेरा यह विश्वास नहीं है कि कुछ लोग जनता की श्रेणी में हैं और कुछ अन्य नहीं। स्वतंत्र पार्टी सोचती है कि सिर्फ व्यवसायी वर्ग के लोग ही जनता है, अन्य वर्गों के लोग नहीं। अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय व्यवसाय कैसे बढ़ा? मैं सोचती हूँ कि ऐसा बहुत कुछ उस सहायता के कारण हुआ है जो भारतीय व्यवस्था को हमने दी। आज आप कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त किया है, क्योंकि आपको एकाधिकार प्राप्त रहा है। यही कारण है कि आज हम कष्ट झेल रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि किस कारण आप लोग आपके विरुद्ध हो गए हैं? कारण यह है कि वे सोचते हैं कि हमने आपकी सहायता ऐसे ढंग से की है जिससे बहुसंख्यक लोगों के हितों को हानि
पहुंचती है। आपने आर्थिक उन्नति की चर्चा की है। जिस देश में भारत जैसी गरीबी पाई जाए, वहाँ क्या आप सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक उन्नति की बात सोच भी सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक विकास टिका रह सकता है? ये प्रश्न हैं जिन्हें आपको अपने दिल से पूछना है। कम्युनिस्ट पार्टी का विचार इससे ठीक उल्टा है, अर्थात यह कि केवल गरीब लोग ही जनता हैं, शेष वर्ग के लोग नहीं। मैं समझती हूँ कि ये सभी लोग भारत की जनता हैं और अगर हम शांतिपूर्ण प्रगति करनी है तो हमको इन सभी लोगों के हितों की ओर नज़र रखनी होगी। लेकिन जिन लोगों ने औरों की अपेक्षा बेहतर सुख साधन पाए हैं, उन्हें अब त्याग करना होगा। हम और कई देशों की तरह उनसे यह नहीं कह रहे कि वे अपना सब कुछ छोड़ दें। हम आपसे केवल अपना थोड़ा सा मुनाफा छोड़ने को कह रहे हैं और वे सब नहीं ले रहे हैं जिसके आप स्वामी हैं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई। गूगल मीट का लिंक दिया गया है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और इसके बाद में दूसरी क्लास के लिए भी तैयार रहें।